हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लासटिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने भाग 9 काव्यखंड, ये चैप्टर 9 काव्यखंड तक किया था और चैप्टर 10 में बड़े भाई साहब का समरी किया और यहाँ से बड़े भाई साहब से गद्य खंड शुरू होता है। तो आज हम लोग बड़े भाई साहब पार्ट 10 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये बड़े भाई साहब जो है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसका प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला है कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। दूसरा, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय सवाल क्या पूछते थे। तीसरा, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आए। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। कथानायक मतलब लेखक की रुचि जो थी किन किन कामों में थी। तो इसका उत्तर होगा कथानायक की रुचि खेलकूद, मैदानों की सुखद हरियाली, हवा के हल्के फुल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी, कागज की तितलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाना आदि कार्यों में थी। ये सब काम लेखक को मज़ा आता था करने में। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय एक ही सवाल पूछते थे, कहाँ थे। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। जब लेखक दूसरी बार अपने क्लास में फर्स्ट आ गए थे अव्वल दर्जे से और पास हो गए थे, तो वो क्या उनके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह स्वच्छंद और घमंडी हो गया। वह यह सोचने लगे कि अब पढ़े न पढ़े वह पास तो हो ही जाएगा। वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर अपना अधिक समय खेल कूद में लगाने लगे। जब वो पास होते गए तो वो उनको लगा कि अब पढ़ें या न पढ़ें हम तो पास हो ही जाएंगे, और बड़े भाई की जो सहनशीलता था उसका अनुचित लाभ उठाने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय खेल कूद में बिताने लगे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। तो बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते थे। कभी कभी वे एक शब्द या एक वाक्य को बार बार लिख डालते थे। जैसे कभी एक शेर शायरी की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जो निरर्थक होती, कभी कभी किसी आदमी का चेहरा बना दिया करते थे। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या है, यहाँ 25 से 30 शब्दों में देना है। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा और बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। सुबह 6 से रात 11 बजे तक सभी विषयों को पढ़ने का कार्यक्रम रखा गया, परंतु पढ़ाई करते समय खेल के मैदान, बॉलीवुड की तेजी, कबड्डी और गुल्ली डंडे का खेल उसे अपनी ओर खींचते थे, इसलिए वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। मतलब टाइम टेबल बनाते समय वो तो सोचा कि सारा सब्जेक्ट उसमें मेंशन किया कब क्या पढ़ना है, लेकिन उसका पालन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका ध्यान जो था हमेशा वॉलीबॉल खेलने, कबड्डी, गुल्ली डंडा खेलने में लगा रहा, इसलिए उसका टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाया। दूसरा क्वेश्चन है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत भयानक थी। उनका रूप जो था वो बहुत रौद्र हो चुका था, मतलब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए कहा कि प्रथम दर्जे में पास होने का उसे घमंड हो गया है और घमंड के कारण रावण जैसे भूमंडल के स्वामी का भी नाश हो गया था, तो हम तो फिर भी साधारण इंसान हैं। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को गुल्ली डंडा खेलने के बजाय पढ़ाई में ध्यान देने की नसीहत दी। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। बड़े भाई के भी मन में बचपन छुपा था, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छाओं को दबाते थे, क्यों। इसका उत्तर होगा बड़े भाई साहब और छोटे भाई की उम्र में 5 साल का अंतर था। वे माता पिता से दूर हॉस्टल में रहते थे। बड़े भाई साहब का मन भी खेलने, पतंग उड़ाने और तमाशे देखने का करता था,
परंतु वे सोचते थे कि अगर वो बड़े होकर मनमानी करेंगे तो छोटे भाई को गलत रास्ते पर जाने से कैसे रोकेंगे। बड़े भाई साहब छोटे भाई का ध्यान रखना अपना कर्तव्य मानते थे, इसलिए उन्हें अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बड़े भाई साहब चाहते थे कि छोटा भाई खेलकूद में ज़्यादा ध्यान न देकर पढ़ाई में ध्यान दे। वे छोटे भाई को हमेशा सलाह देते थे कि अंग्रेजी में ज़्यादा ध्यान दो, अंग्रेजी पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो उसी कक्षा में रह जाओगे। इसलिए बड़े भाई साहब छोटे को खेलकूद से ध्यान हटाने की सलाह देते थे। वो हमेशा छोटे को सलाह देते थे कि पढ़ाई पर ध्यान दो, इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इंग्लिश पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े जो है महारथी भी इंग्लिश शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, और वो खेलकूद से ध्यान हटा करके पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए उन्हें सलाह देते थे। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? जब ये 2 बार पास हो गए थे लेखक अव्वल दर्जे में, तो बड़े भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे, तो उस नरम व्यवहार का लेखक ने क्या फ़ायदा उठाया वह यहाँ पूछ रहा है। तो छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाया, उस पर बड़े भाई का डर कम हो गया। भाई के डर से जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था वह भी बंद कर दी थी, क्योंकि छोटे भाई को लगता था कि वो पढ़े न पढ़े पास हो ही जाएगा। वह अपना सारा समय मौज मस्ती और खेल के मैदान में बिताने लगे थे। अब इसका आंसर देना आपको 50 से 60 शब्दों में। बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। बड़े भाई साहब को अपनी जिम्मेदारियों का आभास था। वे जानते थे कि अगर वो अनुशासनहीनता करेंगे तो छोटे भाई को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोक पाएंगे। बड़े भाई साहब जो थे उनको अपनी जिम्मेदारी पता थी कि मेरी जिम्मेदारी क्या है छोटे भाई के प्रति। वे जानते थे कि अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो छोटा भाई भी डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, गलत रास्ता पे चला जाएगा। छोटा भाई जब भी खेलकूद में ज़्यादा समय लगाता तो बड़े भाई साहब उसे डांट लगाते और पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहते। यह बड़े भाई का ही डर था कि छोटा भाई थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। अगर बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांट फटकार नहीं लगाते तो छोटा भाई कभी कक्षा में अव्वल नहीं आता। उनके डर से ही जब वो डांटते थे उसे खेलने कूदने के कारण, तो वो डर से छोटा भाई बड़े भाई के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, जिसके कारण वो पढ़ाई दर्जे में अव्वल आता था और पास हो जाता था। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत है? इस पाठ में जो है शिक्षा के कुछ तौर तरीकों पर व्यंग किया गया है, मजाक किया गया है, तो उनके विचार से क्या वो सही है वही बताना है। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग करते हुए कहा है कि ये शिक्षा अंग्रेजी बोलने पढ़ने पर जोर देती है, चाहे किसी को अंग्रेजी पढ़ने में रुचि है या नहीं। अपने देश के इतिहास के साथ दूसरे देशों के इतिहास को भी पढ़ना पड़ता है, जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर रटने वाली प्रणाली पर जोर दिया जाता है। बच्चों को कोई विषय समझ में आए ना आए, रटकर परीक्षा में पास हो ही जाते हैं। छोटे छोटे विषयों पर लंबे लंबे निबंध लिखने होते हैं। ऐसी शिक्षा प्रणाली जो लाभदायक कम और बोझ ज़्यादा लगे ठीक नहीं है। तो बड़े भाई साहब पाठ में जो है लेखक ने शिक्षा प्रणाली के तौर तरीकों पर कुछ व्यंग किया है, जैसे कि ये शिक्षा अंग्रेजी बोलने पढ़ने पर जोर देती है। चाहे किसी को अंग्रेजी पढ़ने में इंटरेस्ट हो या नहीं हो, अपना देश का इतिहास के साथ साथ दूसरे देशों का भी इतिहास पढ़ना जरूरी है, जो कि ज़रूरी नहीं है। और यहाँ रटंत प्रणाली पर जोर दिया जाता है। बच्चों को कोई विषय समझ में आए ना आए, रटकर परीक्षा में पास हो ही जाते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे विषयों पर लंबे लंबे ऐसे लिखने पड़ते हैं, जो कि लाभदायक कम और बोझ ज़्यादा लगती है। इसलिए तौर तरीकों पर शिक्षा के कुछ तौर तरीकों पर व्यंग किया गया है। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? इसका उत्तर होगा, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है। इसके लिए उन्होंने अपनी अम्मा, दादा और हेडमास्टर की माँ के उदाहरण भी दिए हैं। उनका कहना है कि हम इतने पढ़े होने के बाद भी अगर बीमार भी पड़ जाते तो परेशान हो जाते, लेकिन हमारे माँ दादा बिना पढ़े भी हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से करते हैं। इसमें केवल इतना ही फर्क है कि उनके पास हमसे ज़्यादा जीवन का अनुभव है। बड़े भाई के अनुसार अनुभव ही समझ दिलाता है। बड़े भाई साहब जो हमेशा छोटे को ये समझाते रहे कि तुम कितना भी अब मेरे समकक्ष हो जाओ, लेकिन जो मेरे पास तुम्हारे से ज़्यादा 5 साल का अनुभव है वह तुम्हें जीवन की समझ उसी से आती है। जिस प्रकार हम बीमार भी पड़ जाते तो हम परेशान हो जाते कि हम क्या करें, लेकिन हमारे बिन अनपढ़ माँ बाप या दादा भी जो हैं, जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर सब कुछ हमसे ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेते हैं।
यहाँ तक कि वो इसके लिए अपनी अम्मा, दादा और हेडमास्टर और हेडमास्टर की माँ का भी उदाहरण देकर छोटे भाई को समझाते हैं। अब है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? तो इसका आंसर होगा, एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर जब छोटा भाई एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़ा जा रहा था, अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, लेखक भले ही बहुत प्रतिभावान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो प्रतिभा किसी को शर्म लिहाज न सिखाए वो किस काम की। एक दिन क्या हुआ था, शाम में एक पतंग कट के आ रहा था और ये इसको पकड़ने के लिए भागे जा रहे थे, बेतहाशा दौड़ रहे थे, मतलब आगे पीछे कुछ देख नहीं रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, इसके बड़े भाई आ रहे थे बाजार से और वो इससे टकरा गया। जब उससे टकरा गया, आमना सामना हो, तब इनके बड़े भाई वहीं पर उसका हाथ पकड़ के बहुत ही क्रोधित भाव में, गुस्से में बोले कि तुम बहुत ही प्रतिभावान हो, मुझे पता है, जहीन हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो प्रतिभा किसी का शर्म लिहाज, मतलब तुम्हें ये भी शर्म नहीं है कि तुम 8वीं के दर्जे में पढ़ते हो, 8वीं क्लास में, और एक पतंग के लिए ये छोटे छोटे बच्चों के साथ दौड़ रहे हो, तुम्हें इस बात का शर्म नहीं है, तो फिर ये जहीनता, ये प्रतिभा जो है किसका कोई काम की नहीं है। तो बड़े भाई साहब कहते हैं कि लेखक भले ही अपने मन में सोचता होगा कि वह उसे सिर्फ एक ही कक्षा पीछे रह गया और अब उन्हें लेखक को डांटने या कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये सोचना लेखक की गलती है। बड़े भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो लेखक को समझाते हैं बड़े भाई साहब कि तुम भले ही ये सोचो कि हम पास होके आपके समकक्ष आ गए हैं, आपसे केवल 1 साल नीचे हैं, लेकिन जो उम्र का फासला है हम मेरे पास तुम्हारे से 5 साल जो मैं बड़ा हूँ, वो कोई भी मिटा नहीं सकता। समझ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है। समझ जो है सिर्फ किताब से नहीं आता, बल्कि अनुभव से भी आता है। बड़े भाई साहब सब लेखक को कहते हैं कि यह घमंड जो उसमें दिल में पाल रखा है कि वो बिना पढ़े भी पास हो सकता है और भाई साहब को उसे डांटने और समझाने का कोई अधिकार नहीं रहा, इसे निकाल डाले। बड़े भाई साहब के रहते लेखक कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। बड़े भाई साहब लेखक से कहते हैं कि अगर लेखक नहीं मानेगा तो भाई साहब थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, और बड़े भाई साहब लेखक को कहते हैं कि उसको उनकी बात अच्छी नहीं लग रही होगी। वो उसको समझाते हैं कि तुम्हारे मन में जो ये घमंड हो गया है, भ्रम हो गया है कि तुम बिना पढ़े पास कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। यदि तुम सोचते हो कि हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, तुम कुछ भी गलत करोगे, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें इसके लिए यदि मुझे थप्पड़ भी लगाना पड़े तुम्हें, तो मैं लगाऊंगा। शायद वो बोल रहे हैं कि मेरा ये सब बात तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा। छोटा भाई साहब की समझाने की नई योजना के कारण उनके सामने सर झुकाकर खड़ा था। आज उसे सचमुच अपने बड़े छोटे होने का एहसास हो रहा था, न केवल उम्र से बल्कि मन से भी, और भाई साहब के लिए उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। तो उस समय जब इस तरह से उन्होंने समझाया छोटे भाई को, तब लेखक को समझ में आया कि सच में मैं कितना छोटा हूँ जो इनकी बातों को नहीं समझ पा रहा। तो इस समझाने की नई तरकीब से बड़े भाई साहब के लिए उनके मन में इज्जत बढ़ गई, श्रद्धा उत्पन्न हुई। बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। स्वभाव में उनकी क्या विशेषताएं थी बड़े भाई की, वही बताना है। तो बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे, वो हमेशा पढ़ते रहते थे, हमेशा किताबें खोलकर बैठे रहते थे, दिन रात कठिन परिश्रम करते थे, चाहे उन्हें समझ में आए या न आए, वो फिर भी एक एक अक्षर को रट लिया करते थे। अपने बड़े होने का उन्हें एहसास है, इसलिए वे छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं। अपने कर्तव्य के लिए वे अपनी बहुत सी इच्छाओं को दबा देते थे। छोटे भाई को किताबी ज्ञान से हटकर अनुभव के महत्व को समझाते थे और कहते थे कि उनके रहते वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चल पाएगा। तो उनकी स्वभाव की विशेषताओं के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो बड़े भाई साहब का स्वभाव जो था वो काफ़ी अध्ययनशील थे, हमेशा किताबें खोलकर बैठे रहते थे, दिन रात परिश्रम करते थे, जो उसको समझ में नहीं आता था उस अक्षर को वो रट लेते थे, और बड़े होने का उनको एहसास था, इसलिए वो छोटे भाई की हर गलती के लिए उन्हें डांटते थे, और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास था। इसीलिए वो फालतू काम में अपना समय बर्बाद न करे, ताकि उसको देख के उनका छोटा भाई भी सीखे, और वो कभी भी जो थे उन्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा, ऐसा उनका स्वभाव था। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और महत्वपूर्ण कहा है। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान, इस दोनों में से किसे महत्वपूर्ण कहा है, कौन ज़्यादा जरूरी है। तो बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा है। उन्होंने पाठ में कई उदाहरणों से स्पष्ट किया है। अम्मा और दादा का उदाहरण देकर, हेडमास्टर का उदाहरण देकर बड़े भाई साहब कहते हैं,
चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों न हो, जिंदगी के अनुभव के आगे बेकार है। जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना अनुभव के आधार पर सरलता से किया जा सकता है। तो ज़िंदगी का अनुभव और किताबी ज्ञान में से बड़े भाई साहब ने जो है ज़िंदगी के अनुभव को ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा एग्जाम्पल देके भी समझाया है, जैसे अम्मा का एग्जाम्पल दिए हैं, दादा का एग्जाम्पल दिए हैं, हेडमास्टर की माँ का, हेडमास्टर का एग्जाम्पल देके उन्होंने ये समझाया है कि वो लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं। अम्मा तो बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, फिर भी वो हमसे ज़्यादा उन्हें ज़िंदगी का अनुभव है, और जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है वो हमसे अच्छे से उसका सामना कर लेते हैं। अब है पाठ के, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया हो, तो पाठ के किस अंश से पता चलता है कि ये स्टेटमेंट उसमें छुपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, छोटा भाई बड़े भाई का आदर करता था। ये किस पैराग्राफ से पता चलता है? तो छोटे भाई को पतंगबाजी का नया शौक हो गया था और अब उसका सारा समय पतंगबाजी में ही गुजरता था। फिर भी वह भाई साहब की इज्जत करता था और उनकी नज़रों से छिपकर ही पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, ये सब काम भाई साहब से छुपकर किया था। जो लेखक को जो पतंगबाजी का नया शौक चढ़ा था और सारा दिन जो पतंगबाजी करते थे, लेकिन फिर भी सारा दिन करते थे, लेकिन फिर भी वो बड़े भाई साहब से छुपकर करते थे। पतंगबाजी का जितना काम होता था सब उनसे छुपकर गुप्त रूप से किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि छोटा भाई जो था बड़े भाई का आदर करता था। अगला है, भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। ये कैसे पता चलता है? तो भाई साहब का अपने कर्तव्यों के लिए अपनी इच्छाओं को दबाना, छोटे भाई को जीवन के अनुभव पर उदाहरण देना, ये सब दर्शाता है कि भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। भाई साहब जब अपने कर्तव्य के लिए अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और जीवन के अनुभव पर उदाहरण देकर छोटे भाई को समझाते हैं, तो ये बताता है कि भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है। अगला है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। ये कैसे पता चलता है? जब भाई साहब ने कटी पतंग देखी तो लंबी होने की वजह से उन्होंने उछल कर डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़े। ये दर्शाता है कि भाई साहब के अंदर भी एक बच्चा है। जब वो अपने छोटे भाई को समझा रहे थे और वो छोटा भाई जो पतंग के लिए दौड़ रहा था आकाश की ओर देखते हुए, उसी समय जब छोटे भाई को वो समझा रहे थे और छोटे भाई ने जब ये समझ लिया था कि बड़े भाई सच में मेरे भले के लिए ही मुझे डांटते और उनसे गले मिल रहे थे, तभी अचानक से जब एक कटी पतंग आ रही थी तो बड़े भाई साहब ने उसकी डोर पकड़ ली और बिना सोचे समझे हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे। तो ये दर्शाता है कि बड़े भाई साहब के अंदर भी एक बच्चा है। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। भाई साहब हर समय छोटे भाई को पढ़ने के लिए कहते हैं, समय व्यर्थ करने पर डांटते हैं और चाहते हैं कि वह कभी गलत रास्ते पर न जाए। तो ये दर्शाता है कि भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। अब है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। तो इसका बताना है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आशय है कि इस पंक्ति का आशय है कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इम्तिहान तो रटकर भी पास किया जा सकता है। लेकिन केवल इम्तिहान पास कर लेने से जिंदगी का अनुभव प्राप्त नहीं होता और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि का विकास है, जिससे व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सकता है। मतलब इम्तिहान पास तो हम लोग को पता होता है कि इम्तिहान में क्या आएगा, वो तो हम लोग रट के याद करके पास कर सकते हैं, लेकिन हमारे बुद्धि का विकास कब होगा? जब हम किसी चीज़ को समझेंगे, उस अनुभव से। तो समझेंगे कब? अनुभव से समझेंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जब हमारा बुद्धि का विकास होगा तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। अब दूसरा है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार घुड़कियाँ खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। इसका क्या मतलब है? तो लेखक खेलकूद, सैर सपाटे और मटरगश्ती का बड़ा प्रेमी था। उसका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए उसे खूब डांटता डपटता था, उसे घुड़कियाँ देता था, तिरस्कार करता था, परंतु फिर भी वह खेलकूद को नहीं छोड़ सकता था। वह खेलों पर जान छिड़कता था। जिस प्रकार विविध संकटों में फंसकर भी मनुष्य मोह माया में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सहकर भी खेलकूद के आकर्षण से बंधा रहता है। अब है, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान पायदार कैसे बने? इसका क्या मतलब है? तो इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा तथा ठोस बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी भवन की नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायदार नहीं बन सकता।
यहाँ बोला जा रहा है कि जब हम किसी मकान को मजबूत बनाते हैं तो उसका जो नींव पड़ता है, स्टार्टिंग होता है, वहाँ वो बहुत गहरा और ठोस होना चाहिए। उसी प्रकार जीवन की नींव मजबूत करने के लिए हम लोगों का जो शिक्षा है उसको बहुत ही मजबूत होना चाहिए। मतलब हम लोगों को शिक्षा अच्छे से लेनी चाहिए, तभी जीवन रूपी मकान जो है मजबूत बनेगा, पायदार बनेगा। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो बंद रात्रि से आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। इसका आशय बताना है। तो लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था। उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाली पतंग रूपी यात्री की ओर थी, अर्थात उसे पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा जैसी मनोरम प्रतीत हो रही थी। तो यहाँ है, पतंग को लूटने के लिए जो आकाश की ओर देख रहा था, और आकाश में किसको देख रहा था? आकाश की ओर पतंग को देख रहा था। तो पतंग को यहाँ यात्री के रूप में बताया गया है, अर्थात उसे पतंग आकाश में उड़ने वाली दिव्य आत्मा, मतलब बहुत ही सुंदर आत्मा प्रतीत हो रही है, और उसको पकड़ने के लिए वो लालायित हो रहा है। वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही है। आशा यह है कि कटी पतंग धीरे धीरे धरती की ओर गिर रही थी। लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लग रही थी कि मानो वह कोई आत्मा है जो स्वर्ग से मिलकर आई हो और भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए धरती पर उतर रही हो। यही इस पंक्ति का आशय है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।